इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। अब ये जो यूनिट है ऑप्टिक्स, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं इसके। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। एक क्या नाम है? रे ऑप्टिक्स एंड द सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स को हम लोग जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब सुनो। अह, सभी चीज की जो शुरुआत है वो होती है एनर्जी से। कहाँ से हो रही है? एनर्जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर एक, यहाँ पर आपको एक वेव शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो वेव है, ये वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, दैट दिस वेव कैरीज एनर्जी। ये क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है अपने साथ में। ठीक है, definitely it has certain velocity, definitely it has certain wavelength and definitely it has certain frequency, right? अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो एनर्जी लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये इसके ये जो वेव आपको दिख रही है, बेसिकली ये होता क्या है? पार्टिकल्स ही होते हैं ये होता क्या है? पार्टिकल ही है ना, इसका नेचर ये पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो एनर्जी ट्रैवल किस फॉर्म में करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर दो तरीके की वेव्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अभी जो मैकेनिकल वेव्स है इसको ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, एंड जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं दे डोंट नीड ऑफ अ मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, मैंने आपको बताया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों ने देखा होगा, देखो ये इस तरीके से रहता है कि सपोज अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस तरीके से जो है ट्रैवल करता है, एंड वो एनर्जी को अपने साथ क्या करता है? कैरी करके लेके जाता है। तो ये कौन सी होती है? एक्चुअली ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से इसका एक कंपोनेंट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा कंपोनेंट उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट।
इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यस सैम। सर ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होगा उसकी जो वेव्स होगी वो नॉन मैकेनिकल होगी ना? हाँ, इसमें ऐसा है लाइक एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि एक रूम है, उस रूम में हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। हमने क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम। अब रूम के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक। तो अब इस रूम के अंदर आपको दिखाई देगा या फिर सुनाई देगा? क्या होगा? सुनाई देगा। आपको साउंड वेव दिखाई देगा दिखाई देगा। या सुनाई देगा? दिखाई देगा। दिखाई देगा। दिखाई देगा, राइट। क्यों ऐसा हुआ? लाइट वेव्स। बिकॉज लाइट जो है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। फ्रीक्वेंसी उसकी फोर बोलो बोलो। सर उसकी फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻⁷ से अच्छा कुछ 8 × 10⁻⁷ है और उसकी 3 × 10⁻8 हर्ट्ज होगी तो कम है, तो शायद वैसे। देखो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, those आर द ओनली टाइप ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। पहली चीज शान के क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, विजिबल और ऑडिबल। मैंने बोला कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर आपको दिखाई देगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। वैक्यूम के अंदर सुनाई नहीं देगा। ये चीज तो आप मानते हो कि नहीं? अरे भाई साहब, जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहां पे हर सेकंड पे क्या होते हैं? ब्लास्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? लेकिन उस ब्लास्ट की आवाज हमें सुनाई देती है? कभी नहीं सुनाई देती है। क्यों? बिकॉज वैक्यूम के अंदर जो वॉइस है, जो ऑडियो है, ठीक है, वो ट्रैवल नहीं करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, लेकिन लाइट ट्रैवल कर लेती है। लाइट ट्रैवल कर लेती है। अच्छा ये बताइए कि स्पेस में से, मतलब सन से यहाँ पर अर्थ पे सन रेज जो आती है उसको आने में कितना टाइम लगता है? 9 मिनट। 8 मिनट के आसपास टाइम लगता है, ठीक है। 8 मिनट के अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 8 मिनट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये है, मान लीजिए सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये जो वेव है ये क्या हो रही है? ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना है बेटा? तो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These are the non-mechanical waves. कौन सी है? Non-mechanical waves, ठीक है। And they यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें स्टडी करना है। आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जस्ट इससे ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। उस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही कहानी है जो आपको समझनी है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अब ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। सो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप देखिए, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ बुक्स के अंदर राइट टू लेफ्ट का लेफ्ट टू राइट का डायग्राम होता है, यहाँ पे हमें जा रहा है राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द रेडियो वेव्स। सबसे पहले क्या आएगा? रेडियो वेव्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कौन से वेव्स हैं? आफ्टर दैट माइक्रोवेव्स। कौन से हैं? माइक्रोवेव्स। देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है इसी को हम बेटा स्टडी करते हैं। ये जो विजिबल लाइट है उसी को हम स्टडी करते हैं। देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज एंड देन गामा रेज। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि लैम्डा जो है, लैम्डा क्या हो रहा है यहाँ पे? राइट टू लेफ्ट अगर आप जाएंगे, लैम्डा क्या होगा? लैम्डा दैट मीन्स द वेवलेंथ। ये तो पता है आपको। ये जो लैम्डा हमने लिया है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। 11th में पढ़ा है आपने ये सब, ठीक है। ओके, प्रथम मुझे बताओ कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? वेवलेंथ किसे कहते हैं? प्रथम, वेवलेंथ किसे कहते हैं? स्मिथ, नीर, नीर, यस सर। वेवलेंथ सर किसे कहते एक हैं? वेव होती ना, इसके बीच की लेंथ। तो ये एक वेव है, इसके बीच की लेंथ कहाँ से काउंट करने की? यहाँ से यहाँ तक काउंट करने की, यहाँ से यहाँ तक काउंट करने की, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ काउंट करना है? सर स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो क्या हम इससे वेवलेंथ कह सकते हैं? नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं कह सकते भाई? स्टार्टिंग से एंड तक बोला तूने, तो स्टार्टिंग मैंने लिया और एंडिंग भी लिया, देन क्यों हम उसे नहीं कह सकते हैं? सर एक बार ऊपर और एक। ठीक है, तो ये और ये आपका क्रस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ट्रफ आएगा। तो ये क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिफरेंस है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। दिस इज योर लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा इज इन लैम्डा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी देखिए 10⁻², 4, 6, 8। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और लैम्डा आप देखिए क्या हो रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है। लैम्डा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, उस केस के अंदर वेवलेंथ क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो गई। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कौन से वेव से कौन सी वेव की तरफ जा रहे हैं, राइट? अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप एग्जाम में डेफिनेटली गड़बड़ करके आओगे।
ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है, देखिए कुछ बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। अब ये जो एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है मनीष? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 to the power क्या कह रहा है? 10 इज पावर 9 10 इज पावर 10 to the power 9 विधि आप बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना मीटर होता है? विश्वा 10 raised to power minus 10. 10 raised to power दोनों में से किसी का नहीं सुन पाया। 10 raised to power minus 10. एग्जैक्टली। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कब जनरेट होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब जनरेट होती है व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट। क्या? जब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब एक्सेलरेट होते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिक्स के अंदर हमें क्या स्टडी करना है? तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली वी कैन से इट्स अ स्टडी ऑफ लाइट, and the light is that a part of electromagnetic spectrum which is visible to us, जिसको हमें स्टडी करना है। ऑप्टिक्स के अंदर हम जो चीज स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड द लाइट इज दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is visible to us। अच्छा, अब ये बताइए, आप में से किसी ने एक्सरेज देखी है? आप में से किसी ने एक्सरेज देखी है? यस सर। कैसी होती है दिखने में? एक्सरेज कैसी होती है दिखने में? मैं समझ रहा हूँ नहीं आप देख लोग। सकते हाँ so x-rays are not visible एग्जैक्टली, एक्सरेज दिखती नहीं है। ये उस एक्सरे की बात कर रहे हैं जो इनका वो फोटो लेके और फिर जो एक, एक्सरे लाइट से पास होती है वो वाली। हाँ एग्जैक्टली, जो एक पेपर उस पे प्लास्टिक शीट जैसा जो होता है जिसके ऊपर आपकी फोटो प्रिंट निकाल के और डॉक्टर जिसे चेक करता है उसे ये लोग एक्सरे समझ रहे हैं। ठीक है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्सरे हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स-रेज। ठीक है। विच इज नॉट विजिबल टू अस। इसका मतलब आप देखो, विजिबल का जो रीजन है वो है वायलेट से लेके रेड तक, तो इससे हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। सुना होगा आपने? वायलेट, यस सर। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के बाद इंफ्रारेड। ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको जो सपोज ये जो बल्ब है, मान लो हमने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब में से जो रेज निकलती हैं वो हम कैसे दिखेगी? मान लो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कुछ ऐसे ट्रैवल करता है लाइट रेज। तो ये जो है these are the rays from a bulb। ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक, अब एक चीज समझिए, देखो कुछ चीजें आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो आपको समझ में आती होगी। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर मैं दो मीडियम को सेपरेट करने की बात कर रहा हूँ कि ये हमने दो मीडियम है, हियर इट इज मीडियम 1 और यहाँ पर हमने ले लिया मीडियम 2। अब इन दोनों मीडियम को हमें क्या करना है, तो इन दोनों मीडियम को हमको करना है सेपरेट। अच्छा, तो भाई सेपरेट करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं, मान लो कि हमने नीचे वाटर ले लिया, सेकंड मीडियम इज वाटर एंड अबव इज द एयर। ठीक है, कुछ भी हमने सेपरेशन ले लिया। ठीक, अब होता क्या है कि जो रेज है, सपोज यहाँ पे रे फॉल हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड ये रे फॉल होके रे इंसिडेंट एट दिस पॉइंट एंड उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ लाइक दिस। इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब हमने ये रे को इंसिडेंट करवाया इस पॉइंट पे एंड when this ray travels from the medium 1 to medium 2, so when it was in the first medium, at that time it has velocity v1, frequency f1 and wavelength is lambda 1। जब वो सेकंड मीडियम में पहुंच रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है v2, वेवलेंथ है लैम्डा 2 और फ्रीक्वेंसी f2। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों ही कंडीशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, और एक चीज समझिए कि सपोज यहाँ पर मान लो पानी है, ये मैंने ऊपर पानी ले लिया और यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा लिया। ठीक है, अब आप एक चीज समझो कि ये बल्ब तो वाटर के नीचे है, तो यहाँ से जो रेज जाएगी उसके बाद में ये वाटर है और ये किस में जाएगी, एयर में जाएगी। ये किस में जाएगी, तो जब ये वाटर से एयर में जाएगी उस टाइम पर अगर हमने यहाँ पर ब्लू कलर का बल्ब लिया है, कौन से कलर का बल्ब लिया है, ब्लू कलर का बल्ब, तो जब आप उसे पानी के ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कौन सा कलर आपको दिखाई देगा, कौन सा कलर दिखाई देगा, वाइट। ये क्वेश्चन एक बार ना एम्स में पूछा गया था। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, when you see this blue color bulb from the top, which color is visible for you, अरे सेम कलर ही दिखाई देगा ना यार, कलर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तुमने देखा नहीं है क्या कभी पानी, देखा नहीं है कभी? आप मुझे बताओ, आप लोगों ने फाउंटेन शो देखा है, वाटर फाउंटेन शो देखा है, वाटर फाउंटेन शो? अब उसमें जिस कलर की लाइट लगाई होती है वही कलर तो आपको दिखाई देता है, थोड़ी ना कलर चेंज हो जाता है। रेड कलर है तो रेड ही दिखाई देगा, रेड का थोड़ी ना येलो हो जाएगा वो। आई बात समझ में?
समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही सुनने में बहुत ही छोटा सा और तुच्छ क्वेश्चन लगता है, लेकिन कई बच्चे गलत करके आते हैं। अब देख लो, तुम्ही को आंसर नहीं आया, बोलो मैंने सोचा था सभी लोग फट से आंसर दे देंगे, ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, दैट कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान रखना, दैट कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, वो ये कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी उसकी जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है वो दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आपने सुना है, देखो टाइम अगर आप निकालना है तो टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं, यस और नो? टाइम निकालने के लिए क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो वेवलेंथ है, ये भी तो डिस्टेंस ही हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये जो लैम्डा वेवलेंथ हमने लिया, दिस इज व्हाट, दैट इज डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे टाइम को टी लिया है, डिस्टेंस जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा, और स्पीड भी। ठीक है, तो अगर मैं टी को 1/f लिखूं तो कुछ गलत है, टी को 1/f लिखे तो कुछ गलत है, और ये होगा लैम्डा बाय वी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। बोलो, v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा। क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं दैट v1 इज इक्वल्स टू f1 इंटू लैम्डा 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू f2 इंटू लैम्डा 2। ये बात अलग है कि f1 इज इक्वल्स टू f2 है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, बट हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। और अगर आप f1 इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू अगर f ले लो तो यू कैन राइट दैट v2 इज इक्वल्स टू f लैम्डा 2 यहाँ पर, और यहाँ पे लिख सकते हो v1 इज इक्वल्स टू f लैम्डा 1। बोलो, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? Yes. So now here we can see the frequency is same. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, we can write that v1 is equals to, frequency तो सेम ही है, f lambda 1, और v2 is equals to f lambda 2। अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, that v1 by lambda 1 is equals to v2 by lambda 2। बोलो, आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? हेलो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट one more statement that we can give, that v1 by v2 equals to lambda 1 by lambda 2। ये और ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब एक चीज बताइए हमें, मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है, दिस क्वेश्चन इज फॉर, कौन आंसर देगा, मनीष, मनीष के लिए क्वेश्चन है ये। और आफ्टर दैट मनीष कुड नॉट आंसर, देन पार्थ मेहता, देन कथन। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मनीष, कथन और पार्थ मेहता, आप तीनों को एक एडवेंचर ट्रिप पर लेके जाया जाता है, वो घने जंगल में, घना एकदम बढ़िया वाला फॉरेस्ट है, और काली अंधेरी रात, अमावस्या की रात है, और उस काली अंधेरी रात में अगर आपको एक डार्क रूम में, मतलब कि जहां पर लाइट ना हो, ऐसे एकदम अंधेरे कमरे में आपको छोड़ के आ जाए, और आप तीनों ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, तो क्या आपको वहां पर रेड कलर की टी शर्ट जो आपने पहनी है,
क्या वहां पर आपको उस टी शर्ट का कलर रेड दिखाई देगा? या क्या आप देख पाओगे एक दूसरे को? देख तो पाएंगे। मनीष, सर देख तो पाएंगे। नहीं देख पाओगे, राइट। क्यों नहीं देख पाओगे एक दूसरे को? क्यों नहीं देख पाओगे? पार्थ मेहता, आंसर दिस सर क्वेश्चन। वो, हाँ सर नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि लाइट सरफेस पे हीट होके फिर रिफ्लेक्ट होके आईज पे आती है तभी वो सरफेस दिखता है। तो वो अंधेरा है तो वहाँ लाइट का सोर्स नहीं है ना कोई। अच्छा, मान लो सपोज उजाले में आप खड़े हो तो आपको रेड कलर की टी शर्ट दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है? ऐसा क्या होता है वहां पे प्रोसेस जिससे कि आपको कलर रेड दिखाई देता है? सर वो होता है कि टी शर्ट में रेड कलर को छोड़ के बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, ठीक है। तो वहां पे अंधेरे में क्या हो रहा है, क्या तकलीफ आएगी वहां पे? वहां पे सर लाइट का सोर्स नहीं है, तो मतलब कि लाइट में सातों कलर वहां पे सरफेस पे गिरेंगे, लेकिन लाइट ही नहीं है तो वहां पे सरफेस के ऊपर कोई रेज नहीं आ रही ना। अच्छा, ठीक, चलो ये बताओ मुझे कि दिस क्वेश्चन इज फॉर कथन ना। कथन, ये बताओ कि जैसे आपने हॉट आयरन रॉड देखी है, हॉट आयरन रॉड? हाँ रेड कलर की हो जाती है वो। यस एग्जैक्टली। तो आपको सपोज उसी अंधेरे जंगल में, उसी अंधेरे रूम, डार्क रूम के अंदर अगर उस हॉट आयरन रॉड को रखा जाए, तो क्या आपको वहां पर वो हॉट आयरन रॉड का जो कलर एकदम रेडिश हो जाता है, क्या आपको दिखाई देगा वो कलर? बताओ। दिखाई देगा सर। क्यों? क्यों? क्वेश्चन तो ये है, जब रेड कलर की टी शर्ट नहीं दिखाई दे रही है तो हॉट आयरन रॉड कैसे दिखाई देगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जैसे हमने दो एग्जांपल ले लिए। एक एग्जांपल ले लिया कि भाई रेड कलर की टी शर्ट अगर आपने अंधेरे कमरे में रखी है तो वो आपको नहीं दिखाई देती। द वन कंडीशन इज रेड टी शर्ट विच इज नॉट विजिबल, ठीक है, विच इज नॉट विजिबल। जबकि उसी अंधेरे डार्क रूम में वी कैन से अगर हमने हॉट आयरन रॉड रखी है जो कि दिखने में रेडिश हो जाती है, विच इज विजिबल। तो व्हाई? बिकॉज इसमें सिंपल सी एक चीज है, जो हॉट आयरन रॉड है वो रेडिएशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है उस एनर्जी को। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर कोई एनर्जी रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई नहीं दे रही है। भाई एनर्जी होनी तो चाहिए ना वहां पर जो हमें दिखाई दे, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि कलर दिखने के दो रीजन होते हैं सबसे बड़े। तो फर्स्ट रीजन वाई वी सी कलर, तो जैसे कि फर्स्ट हमने क्वेश्चन आंसर किया उसके अंदर बताया बच्चे ने कि कलर हमें तब दिखाई देता है जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है। और अगर रेड कलर का टी शर्ट है तो रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है बाकी के सारे कलर। मतलब जो व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट जब फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी के सारे कलर्स को वो क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, राइट? इसलिए हमें सिर्फ वही पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज यहाँ पर हॉट एंड रॉड की जैसे हमने बात की कि विच इज विजिबल इन द डार्क रूम आल्सो। सो व्हाई? बिकॉज इट रेडिएट्स एनर्जी, वहां पर वो खुद की एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर दिस। अच्छा, अब मान लो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो क्लियर है सभी को?
तो दो रीजन हो गए, एक तो हो गया रेडिएशन और दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन। इन दो रीजन से हम कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था व्हाई वी सी कलर्स। तो y का आंसर है एक रेडिएशन और दूसरा रिफ्लेक्शन। दीज आर द टू थिंग्स बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी कलर्स। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एक लेजर लाइट ली, क्या ली? लेजर लाइट। उसमें हमने एक ब्लू बलून लिया, एक हमने ब्लू बलून ले लिया, ठीक, और दूसरा हमने ले लिया रेड बलून, ठीक। अब हुआ क्या कि इसमें हमने ये जो ब्लू बलून दिख रहा है, इस बलून पे हमने लेजर लाइट एमिट करवाया। कौन सा लाइट? लेजर लाइट। और यहाँ पर ये जो रेड है, इस पे भी हमने लेजर लाइट को एमिट करवाया। अब आप सभी जानते हैं कि लेजर लाइट दैट मींस वी कैन से दैट इट इज अ रेड लाइट, मतलब रेड कलर का लाइट होता है उसका। सो ठीक है। सो इसमें से कौन सा बलून है जो कि पहले ब्लास्ट हो जाएगा? इसमें से कौन सा बलून ऐसा है जो कि पहले ब्लास्ट कर जाएगा? ठीक है। So the question is which balloon will blast first? चलो बताओ, इसमें कौन सा बलून है जो कि पहले ब्लास्ट करेगा? ब्लू वाला। ब्लू या रेड? क्यों ब्लू वाला? ब्लू, क्योंकि सर रेड हमको रेड दिख रहा है क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लू तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उससे क्या होगा? तो सर वो एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक्सपांड होके फट जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा कि हमने यहाँ पे लेजर लाइट लिया विच इज ऑफ रेड कलर। विच कलर? रेड कलर की लेजर लाइट है। ओके रेड लाइट, यहाँ पर भी हमने रेड लाइट ले ली लेजर के लिए, ठीक। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ही आपने रेड लाइट इस पे एमिट करवाया इस बलून के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या, वो ब्लू हमें इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी के सारे कलर वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब जब हमने रेड लाइट डाली तो क्या ये रेड लाइट को भी ऑब्जर्व करेगा? यस और नो? तो जब इसने रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लिया तो उस रेड लाइट को ऑब्जर्व करने की वजह से ये जो बलून है उसके अंदर एनर्जी आई, बिकॉज एनर्जी उसने ऑब्जर्व की। जब एनर्जी ऑब्जर्व की तो क्या होगा? ये बलून फट जाएगा। जबकि रेड वाला बलून में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी हम उसके ऊपर लेजर लाइट की फॉर्म में डालेंगे उस एनर्जी को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हियर वी कैन से इट रिफ्लेक्ट्स एनर्जी, और यहाँ पर इट अब्सॉर्ब एनर्जी। बोलो क्लियर है? काव्या, खुशी? Yes. समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली दो फॉर्म में डिवाइड हो रही है, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में जब डिवाइड हो जाता है तो ये किस बेस पे ये डिवाइड हो रहा है? लाइक डिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फॉर्म में हम लोग दो चीजों को स्टडी करेंगे, एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। दोनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन यूनिट एक ही है, दैट इज ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक्स है इसमें दो पार्ट्स हो गए,
एक पार्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझिए। एनीवन कैन से कि क्या डिफरेंस होता है रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में? विश्वा, एनी आइडिया? सर रे ऑप्टिक्स लाइट का होता है और वेव एनर्जी सोर्स। नहीं, डिवीजन ऑफ दिस टू सेगमेंट्स की रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स क्यों होता है, किस बेस पे होता है? तो समझिए सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात, जैसे कि अब मान लीजिए वेव ऑप्टिक्स को आप प्रैक्टिकली लाइफ में कभी ऑब्जर्व नहीं करने वाले हो। उसे आप तब ऑब्जर्व करेंगे जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्री करेंगे जहां पर हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में अगर इंजीनियरिंग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक डार्क रूम होता है और उस डार्क रूम के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर की आपको जो लाइट है वो किस तरीके से फॉर्म में दिखाई देती है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से सेगमेंट में आपको दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझिए कि जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, तो रे ऑप्टिक्स को हम जैसे रूटीन लाइफ में देख रहे हैं, आप देख सकते हो हम लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप मिरर्स को देखते हो, मिरर में कभी आप सुबह उठ के देख के अपना चेहरा देख के डर जाते हो। फिर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो कार का मिरर है उसके अंदर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो इस टाइप के मिरर क्यों यूज किए जाते हैं, या प्लेन मिरर्स का क्या यूज होता है, रिफ्लेक्शन किस तरीके होते हैं मिरर्स के अंदर। तो ये जो सारी स्टडीज हैं, ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में और रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर जब हम बहुत ही छोटी स्लिट के बारे में बात करेंगे, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशन इन द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो 10⁻10 मीटर की रेंज होती है। कितनी रेंज होती है? 10⁻10 मीटर। तो जब आप लाइट को इस रेंज की स्लिट से पास करोगे, मान लो आपने एक बड़ा हॉल लिया, कितना, ये बड़ा हॉल लिया। अब ये जो बड़ा हॉल है ये कितना है, ये मान लेते हैं हम, सपोज ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है मान लो। ये अगर इस हॉल को, सपोज मैं यहाँ पे बनाऊं, मान लो ये हॉल लिया हमने, ठीक है। अब ये मान लो 1 सेंटीमीटर का हॉल है। अगर इस हॉल को मैं क्या करूं, 1 सेंटीमीटर, 0.1, 0.01, 0.001, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, इतना छोटा कर दूं। जब इस हॉल को, दिखाई दे रहा है आपको हॉल 10⁻7 मीटर, मतलब 10⁻7 मीटर है या नहीं उसका पता नहीं, लेकिन इतना छोटा हॉल है। क्या आपको दिख रहा है वो छोटा सा हॉल? दिख रहा है? वो इतना छोटा हो जाता है कि जब आप उसमें से उस रेंज की, बिकॉज वेवलेंथ की जो रेंज है बेटा यहाँ पे वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो जब इस रेंज की, जब आप डायमेंशन में से लाइट को पास करते हैं, तो वहां पर आपको यंग्स डबल स्लिट देखने को मिलेगी, कभी क्या कहते हैं उसको, डेविएशन देखने को मिलेगा, लाइट का डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब इतने छोटे हॉल में से लाइट पास करने का हमें रूटीन लाइफ में कोई यूज होता है क्या? नहीं होता है। जब रूटीन लाइफ में हम ऐसी छोटी चीज को कभी ऑब्जर्व करते ही नहीं है, तो हम उसको स्टडी भी नहीं करते हैं रूटीन लाइफ के लिए। ठीक है, तो जो चीज हम रूटीन लाइफ में देखते हैं वो कौन सी है, जहां पर हम बात करते हैं कि इतना बड़ा हॉल है और उसमें से लाइट पास हो रही है। ठीक, तो ये जो स्टडी है इट इज बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर डायमेंशन बड़ी है तो आप देखो अपने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े हैं।
जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आप देख पाते हो। तो वो सभी उसका स्टडी हम करते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। किसके अंदर करते हैं? रे ऑप्टिक्स के अंदर। और जहां पर हम डायमेंशन बहुत ही इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में जब हम अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से हमें लाइट पास करनी है, सो वहां पर आपको जो पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है, या वहां पे जिस तरीके की हमें ये कह सकते हैं कि जो लाइट जो उसमें से पास होने के बाद में जिस तरीके से बिहेव करती है, वो पूरा जो है वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। So we can say if dimension of the body is comparable to the wavelength of light and it behaves in a different way, so we study it in wave optics. And if dimension of the body is very large as compared to the wavelength of light, we study it in geometric optics. Simple है, बोलो clear है? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे देखिए, if dimension of the body, the dimension of the body is very large as compared to the wavelength of light, ठीक है? So we study it in ray optics. We study it in ray optics. और वे ऑप्टिक्स में क्या होता है? If dimensions of the body is comparable to the wavelength of light and it behaves in a different way, we study it in wave optics. ठीक है? क्लियर है? हेलो, यहां तक समझ में आया?